नमस्कार बच्चों, मन भावन सावन इस कविता में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम मंजरी इस पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 15वां पढ़ने जा रहे, जिसका शीर्षक है मन भावन सावन। मन भावन सावन इस कविता का यह सेशन नंबर 2 है। इस कविता के कवि है कवि सुमित्रानंदन पंत। कवि सुमित्रानंदन पंत इन्होंने इस कविता में सावन के बरसते बादलों का मनोरम चित्रण किया है। कविता के अंत में कवि ने जन जन के जीवन में सावन का उल्लास भरने की कामना की है। इसके पहले सेशन में हमने कविता के कुछ पद्यांश को पढ़ा था। अब उर्वरित पद्यांश को हम इस सेशन में पढ़ेंगे। कविता की अगली पंक्तियां हैं, नाच रहे पागल हो, ताली दे दे चल दल, झूम झूम सिर नेम हिलाती सुख से विह्वल, हर सिंगार झरते बेला कली बढ़ती पल पल, हसमुख हरियाली में खग कुल गाते मंगल, दादुर टर टर करते झिल्ली बजती झंझन, म्याऊ म्याऊ रे मोर पीऊ पीऊ चातक के गन, उड़ते सोन बलाक आद्र सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ घिर मेघ गगन में करते गर्जन। अब हम इस पद्यांश को विस्तार से पढ़ते हैं। अब तक हमने देखा कि कवि ने इस कविता में सावन महीने का वर्णन किया है। जब सावन आता है तो सारी प्रकृति का मन प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। जिस प्रकार से मनुष्य के मन पर हर ऋतु का असर होता है, उसी प्रकार प्रकृति पर भी हर ऋतु का असर होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रामीण भागों में सावन महीने में बहुत सारे लोकगीत गाए जाते हैं, बहुत सारे उत्सव त्यौहार मनाए जाते हैं। अधिकतर स्त्रियां इकट्ठा होकर झूले बांधते हैं, झूले पर खेलते हैं और सावन के ऋतु का वर्णन करते हुए गीतों की रचना करते हैं। जिस प्रकार से मनुष्य के जीवन पर सावन ऋतु का असर होता है, उसी प्रकार सजीव सृष्टि के, प्रकृति के हर स्थान पर इसका असर होता है। चाहे पेड़ पौधे हो, वृक्ष हो, पक्षीगण हो, जीव जंतु हो, कीटक हो, हर प्रकृति के अंग पर इसका असर होता है। तो यही वर्णन यहाँ पर कवि करे कि पहले हमने देखा था कि सावन के ऋतु में मेघ बरसने लगते हैं, वो झमझम करके आवाज करके बरसते हैं, और फिर तरुओं पर जो बरसात की बूंदे होते हैं वह छन करते हुए जब पृथ्वी पर गिरते हैं तो छमछम करते हुए वो बरसात के बूंदे धरती पर गिरती है। उसके बाद कवि कहते हैं कि बादलों के हृदय में बिजलियां चमकने लगती है, और उसी समय बादलों के कारण सूरज ढक जाता है, दिन में भी अंधेरा महसूस होता है, और मनुष्य भी यह सारी सुंदरता देखकर उसके मन में तरह तरह के विचार आते हैं, जैसे कि दिन में ही वह सपने देखने लग गया है। इसके बाद कवि ने कहा था कि ताड़ पत्र का जो ताड़ के पत्ते जो है वह पंखों के रूप धारण किए हैं, उसमें लंबी लंबी उंगलियां हैं, चौड़े करतल है, और वह चंचल पत्तियों पर तरतर बरसात का पानी आवाज करके आ रहा है। और इस प्रकार कवि आगे कहते हैं कि टप टप झरती कर मुख से जल बूंदे झलमल। कर कर का अर्थ होता है हाथ, हाथ और मुंह से टप टप करके बरसात की बूंदे टपक रही है। और आगे कवि कहते कि नाच रहे हैं पागल हो, ताली दे दे चल दल। चल दल का अर्थ क्या होता है कि पीपल का जो पेड़ होता है, आपने देखे होंगे कि पीपल के पेड़ के जो पत्ते होते हैं वह सदैव हिलते हुए हमें नजर आते हैं, तो उसे चल दल कहा गया है। चल दल, पीपल के पेड़ पर जो पत्ते होते हैं वह कैसे चल करते हुए, हिलते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहे कि जो इस अलग अलग वृक्षों के जो पत्तियां होते हैं, जैसे कि एक दूसरे को प्रसन्न होकर
नाच रहे हैं और ताली दे रहे हैं। जैसे बच्चे भी देखो बरसात के बूंदे में जब वो खेलते हैं, नाचते हैं, बरसात के पानी एक दूसरे पर उड़ाते हैं, तो वह क्या करते हैं, पागल हो जाते हैं उस आनंद से और एक दूसरे को खेलते हुए ताली देते हैं। तो वैसा ही प्रकृति अपना व्यवहार दिखा रही है। इस प्रकार का वर्णन यहाँ पर कवि कर रहे कि पीपल के पत्ते जो हिलडुल रहे, जैसे इसे प्रतीत हो रहा है कि वह भी नाच रहे हैं, अपने मन को प्रसन्नता दिखाते हुए वह पागल होकर एक दूसरे को पत्तियां ताली दे रहे। झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख से विवहल। अब देखिए जो नीम का जो पेड़ है, तो यहाँ पर भी कवि कहते हैं कि नीम के पेड़ से भी कवि कल्पना कर रहे हैं कि वह इस सारे वातावरण से क्या हो गया है, सुख से विहल हो गया है, सुख से आनंदित हो गया है, सुख से व्याकुल हो गया है और सिर हिलाकर वह झूम झूम कर अपने आनंदों को व्यक्त कर रहा है। हर सिंगार झरते बेला कली बढ़ती पल पल। हर सिंगार के फूल झरने लगे हैं और बेला की कलियां दिन ब दिन प्रत्येक क्षण पल पल, प्रतिपल, यहाँ पर प्रतिपल शब्द भी है, पल पल, प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण बेला की कलियां बढ़ती जा रही है। हसमुख हरियाली में खग कुल गाते मंगल। तो इस प्रकार सारे संसार पर, सारे पृथ्वी पर हरियाली छाई हुई है और उस हरियाली में सारे विश्व, सारी प्रकृति प्रसन्न है, आनंदित है और अपने प्रसन्नता को केवल यह प्रकृति ही नहीं बल्कि प्रकृति के प्रत्येक अंग प्रत्यंग अपने आनंद को व्यक्त करे। तो इसमें खगकुल, खग का अर्थ क्या होता है कि पक्षी, खगकुल तो पक्षियों का गण या पक्षियों का परिवार भी क्या करे है, गाते मंगल गीत, तो मंगल गीत गा रहे। तो अब देखिए इस प्रकृति का आनंद, बरसात के ऋतु का आनंद, सावन महीने का जो माहौल है उसका आनंद केवल न मात्र मनुष्य ले रहा है, तो बल्कि पेड़ पौधे, वृक्ष, पक्षी गण, फल फूल सब रह रहे। इसका वर्णन यहाँ पर कवि ने इन पंक्तियों में किया है। अगले पंक्तियों में देखते हैं कवि क्या कहते हैं। दादुर टर करते झिल्ली बजती झंझन, म्याऊ म्याऊ रे मोर पीऊ पीऊ चातक के गण, उड़ते सोन बलाक आद्र सूक से क्रंदन, घुमड़ घुमड़ घिर मेघ गगन में करते गर्जन। अब देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि दादुर अर्थात मेंढक टर करके हुए चिल्लाने लगते हैं, उनका आवाज बरसात के दिनों में हमें सुनाई देता है। उसी प्रकार झिल्ली भी झंझन करके बजती हुई महसूस हो रही है। और मोर भी अपने, आप लोगों ने देखा होगा कि बरसात के दिन में मोर इतना अधिक प्रसन्न हो जाता है कि अपने पंख फैलाकर वो नाच उठता है। तो इस प्रकार यहाँ पर कवि कहते हैं कि म्याऊ म्याऊ रे मोर पीऊ पीऊ चातक के गण। आपको पता होगा कि चातक पक्षी जो है वह बरसात के पहले बूंद का, स्वाति नक्षत्र का पहले बूंद को ही ग्रहण करता है, इसलिए वह चातक पक्षी जो होता है वह बरसात का बहुत ही व्याकुलता से क्या करता है, व्याकुलता से इंतजार करता है। और जब बरसात आने शुरू हो जाती है, मेघ गरजने लगते हैं, मेघ बरसने लगते हैं, तो पीऊ पीऊ करके चातक गण अपना आनंद व्यक्त करने लगते हैं। उड़ते सोन बलाक आद्र सूक से कर क्रंदन। सोन बलाक किसे कहा जाता है कि बगुला, बगुले को हम सोन बलाक भी कहते हैं। तो वह भी अपने आनंदों को व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पर सोन बलाक जो है, बगुले सुखी होकर क्या कर रहे हैं, अपने बोल व्यक्त कर रहे हैं और यहाँ वहाँ उड़ रहे। आर्द्र सुख का आर्द्र का अर्थ होता है कि गीला, लेकिन हमें यहाँ पर सुख में मग्न होकर, कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो बगुले जो होते हैं वह बरसात के पानी में बहुत ही आनंदित हो जाते हैं और उनको वह सुख, उनका जीवन का बहुत ही मन को मोहने वाला होता है। तो वह इस सुख में मग्न होकर क्या कर रहे हैं, यहाँ वहाँ उड़ रहे हैं, बोल बोल कर अपने सुख को व्यक्त करके वे यहाँ वहाँ उड़ रहे। घुमड़ घुमड़ कर घिर मेघ गगन में करते गर्जन। और इसी बीच में क्या हो रहे हैं, मेघ के बीच में, मेघ का अर्थ क्या होता है, बादल, गगन का अर्थ होता है आकाश। तो मेघ रूपी बादल जो है, बरसात के जो पानी है, वह भी बीच बीच में घुमड़ घुमड़ कर आकाश में गर्जना कर रहे हैं। अब हम इन पंक्तियों के संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देखेंगे।
संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक मंजरी के मनभावन सावन नामक कविता से ली गई। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत है। प्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत कविता में कवि ने सावन के बरसते बादल का मनोरम चित्र खींचा है। कविता के अंत में कवि ने जन जन के जीवन में सावन का उल्लास भरने की कामना की है। व्याख्या में आप लिखेंगे कवि ने सावन के बरसते बादलों का मनोरम चित्र खींचा है। वर्षा के कारण पीपल के पत्ते मानो ताली बजाकर नाच रहे हैं और नीम की पत्तियां आनंदित हो झूम रही है। हर सिंगार के फूल झर रहे हैं और बेलों की कली प्रत्येक क्षण बढ़ रही है। ऐसी सुखद हरियाली में मेंढकों की टरटर और झिल्ली की झंझन, मोर की म्याऊं और पपीहे की प्यू प्यू सुनाई देती है। बगुले सुखी होकर अपनी बोली बोलकर उड़ रहे हैं। बादल घुमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं और आकाश को अपनी गर्जना से भर दिया है। अब अगली पंक्तियां देखते हैं। रिमझिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर, धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण की पुलकावली भर। अब देखिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि बरसात आने से पहले सारी पृथ्वी क्या हो जाती है, तपन से परेशान हो जाती है। गर्मी का ऋतु होता है और सारी सजीव सृष्टि गर्मी के ऋतु में बेहाल हो जाती है और ऐसे में उनको इंतजार होते हैं बरसात का। और जैसे ही बरसात के ऋतु में बादल रिमझिम करके बरसात की बूंदे आ जाती है तो पृथ्वी का हर रोम क्या हो जाता है, सिहर जाता है। हर रोम प्रसन्न हो जाता है। बरसात की बूंदों धरती के अंदर चली जाती है और उसकी तपन को मिटा देती है। धाराओं पर धारा झरती धरती पर, और इस एक लगातार धरती पर बरसात की बूंदें आगमन करते हुए धाराओं पर धारा लगा के रहती है। और इसके कारण क्या होता है, न केवल धरती, न केवल मानव, इस धरती का प्रत्येक कण, प्रत्येक सजीव सृष्टि, चाहे वह पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, पेड़ हो, पौधा हो, यहाँ पर पृथ्वी पर होने वाले प्रत्येक कीटक हो, जो हर जीव जंतु को प्रसन्न कर देते हैं। और इस प्रकार पृथ्वी के हर कण में क्या हो जाता है, हरियाली छा जाती है। और वह हर तृण का अर्थ क्या होता है, हरियाली। तो हरियाली क्या हो जाती है, प्रसन्न होकर पुलकित हो जाती है और अपने प्रसन्नता को, अपने आनंद को व्यक्त करती है। तो यहाँ पर सावन के ऋतु में जब बरसात के बूंदे आती है तो किस प्रकार से पूरी प्रकृति का परिवर्तन होता है और पूरी प्रकृति प्रफुल्लित हो जाती है, आनंदित हो जाती है। सर्वत्र हरियाली छाने से सारे सजीव सृष्टि पर आनंद का वातावरण फैल जाता है। इसका वर्णन कवि करें। अगले पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। तो अब आप यहाँ पर कवि कहते हैं कि प्रकृति का प्रत्येक अंग प्रत्यंग इस बरसात की बूंदों में, वर्षा के सावन के बूंदों से महक जाती है, चहक जाती है, प्रफुल्लित हो जाती है। और उस समय मेरा मन भी बहुत अधिक प्रफुल्लित हो जाता है और ऐसा लग रहा है मेरे मन को कि पकड़ वारी की धार, वारी का अर्थ होता है पानी, तो बरसात के उस पानी के धार के साथ मैं झूल जाऊं, पानी के उस बूंद के हर धार के साथ मेरा मन भी झूलने का होता है। आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। तो अब कवि कहते हैं कि सारे लोगों को वो बुला रहा है और कह रहे कि मेरे साथ भी इस सावन के गीतों को आप गाओ और इस आनंद को आप भी महसूस करो। इंद्रधनुष्य के झूले में झूले मिल सब जन, जन अर्थात सारे लोगों को कवि अपने पास बुला रहे हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रामीण लोगों में सावन ऋतु में तो कितने लोकगीत गाए जाते हैं, कितने त्योहार मनाए जाते हैं, अपने आनंद को व्यक्त किया जाते हैं। पेड़ों को, वृक्षों को झूले बांधकर उस झूले के गीत भी गाए जाते हैं। हर चीज़ों पर गीत सावन के ऋतु में गाए जाते हैं। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि आपने देखा होगा कि आकाश में इंद्रधनुष छा जाता है और इंद्रधनुष का जो आकार होता है, अब हम पेड़ों पर जब झूला लगाते हैं वो कैसे हाफ सर्कल, आधा वर्तुल होता है ना, तो वैसे ही इंद्रधनुष का आकार भी आकाश में आधा वर्तुल जैसा ही होता है, जैसे कि झूले का आकार होता है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि इंद्रधनुष रूपी झूले में सब मिलकर हम उस झूले में बैठेंगे और उसका आनंद लेंगे। फिर आए जीवन में सावन मन भावन। तो अब कवि यहाँ पर कामना कहते हैं कि हर सजीव के जीवन में सावन रूपी, आनंद रूपी मन भावन
आ जाए। अब ये सावन को मन भावन कहा है क्योंकि मन को प्रफुल्लित करने वाले, मन को प्रोत्साहित करने वाले, मन को मोहित करने वाला यह सावन ऋतु है। और सावन ऋतु हर सजीव के जीवन में खुशियां ही खुशियां लाता है, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वह पशु पक्षी हो, हर कीटक हो, जीव जंतु हो, हर सजीव सृष्टि के जीवन में वह खुशहाली लाते हैं। तो इसीलिए कवि कामना करते हैं कि यह मन को भाव प्रसन्न करने वाले, मन को मोहित करने वाले सावन ऋतु का आगमन होते ही मनुष्य सुखी हो जाता है, हर प्रकृति का अंग प्रत्यंग सुखी हो जाता है। इसीलिए यह सुख रूपी सावन महीना, सावन सबके जीवन में फिर से उसका आगमन हो जाए। अब हम संदर्भ और प्रसंग में मैंने जो आपको पहले बताया वो सेम लिखेंगे। इसके पहले कविता की पंक्तियों का हमने जो देखा है वही लिखेंगे। व्याख्या में आप लिखेंगे, कवि ने बरसते बादलों का सुंदर चित्रण किया है। रिमझिम करके बूंदे आवाज कर रही है, मानो कुछ कह रही है। उससे रोमांच हो जाता है और हृदय पर प्रभाव पड़ता है। पानी की गिरती धाराओं से धरती के कण कण में हरे भरे अंकुर फूट रहे हैं। कवि का मन पानी की धार रूपी रस्सी के सहारे झूलना चाहता है और उस सबके द्वारा घिरकर उनसे सावन के गीत गाने को कहते हैं। कवि इंद्रधनुष के झूले में सबको मिलकर झूलने के लिए कहता है और कामना करता है कि यह मन को अच्छा लगने वाला सावन बार बार आकर जीवन को सुखी बनाए। तो बच्चों, यह कविता यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।